हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बॉन्डिंग चैप्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में, इम्पोर्टेंस क्या, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ा था। और हम लोग ने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड होते क्या है, उनके कंडीशंस क्या थे, ये सब के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हम लोग आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड ही एक छोटा सा टॉपिक है लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। तो लैटिस इंथैल्पी होती क्या है, ठीक है, और लैटिस इंथैल्पी से पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लैटिस इंथैल्पी पे डिपेंड करते हैं और उनसे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन जेईई नीट में आते हैं, वो टॉपिक हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी एक ही बात है और सबसे पहले ये आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में ये टर्म नहीं आते हैं। लैटिस इंथैल्पी मतलब सबसे पहली बात ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। आयनिक कंपाउंड में ही आएगा लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस इंथैल्पी। अब देखिए, लैटिस इंथैल्पी क्या होता है कि कोई अपने पास कोई आयनिक क्रिस्टल है, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोला जाता है, लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, बात करें अगर हम एग्जांपल की ले लें, चलिए मान लीजिए NaCl क्रिस्टल ले लेते हैं। तो आपको पता है कि NaCl ये क्या है, सॉलिड फेज में है। ठीक है, अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन मतलब Na+ और Cl- आयन में, तो यहाँ से सॉलिड आयनिक क्रिस्टल मतलब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे देंगे उसी को बोला जाता है क्या, लैटिस इंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए एनर्जी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा H जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ये कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, और अप्रोक्स NaCl क्रिस्टल की बात करें तो वहां पर जो लैटिस एनर्जी होती है, डेल्टा H की वैल्यू जो होती है 788 किलो जूल पर मोल होती है। ये किलो जूल पर मोल होती है। तो ये हर एक आयनिक क्रिस्टल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर NaCl कितनी वैल्यू होती है, अगर हम MgCl2 लेंगे तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो अगर लैटिस एनर्जी को डिफाइन करना हो तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। ठीक है, जिनसे जैसे NaCl Na+ और Cl- से बनाते, ये इसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इसी को क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जैसे हमने क्या करा कि कोई आयनिक क्रिस्टल सॉलिड है, उसको ब्रेक करने के लिए मतलब उसके आयनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए तो उसको बोल रहे थे हम क्या, लैटिस एनर्जी। तो क्या हम इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि आपके पास आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन को उसके आयनिक क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए करने से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है तो उसको भी तो हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। बस डिफरेंस क्या होगा कि जब यहाँ पर सॉलिड से हम उसके आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव चाहिए, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। बट अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दे, मतलब आयनिक मतलब कुछ केस ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये मान सकते हो केस 1 ये भी आपका लैटिस एनर्जी हो गया। और केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 में तो हम चलो इसी को उल्टा लिख लेते हैं कि Na+ आयन था, Cl- आयन था और यहाँ से कन्वर्ट हो गया क्या, NaCl सॉलिड में। तो यहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन को उसके आयनिक क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड में जितना करने से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और किसी भी रिएक्शन में आपको बचपन से पढ़े, कोई भी अगर एनर्जी रिलीज होता है तो वो डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वो रिएक्शन कैसा होगा बच्चा लोग,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज पता होगा। तो अगर ये प्रोसेस है तो वहां पर अगर NaCl क्रिस्टल मिला है तो कितना एंथैल्पी 788 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पर वही वैल्यू होगा, बस क्या हो जाएगा डेल्टा एच वो माइनस में हो जाएगा, माइनस 788 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से इतनी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर क्या उल्टा है तो यहाँ पे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इससे डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका एक तो डेफिनेशन ये हो गया, दूसरा डेफिनेशन हम ये भी तो बोल सकते हैं क्या कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन gaseous ions combine to form 1 mole of आयनिक सॉलिड। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने इसके अकॉर्डिंग बना लिया कि आयंस कंबाइन होके 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बना रहा है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको वो क्या बोला जा रहा है, लैटिस एनर्जी। यहाँ पर क्या है कि आयनिक सॉलिड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं, यहाँ पर एंडोथर्मिक है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है, पर दोनों ही क्या है यहाँ पर लैटिस एनर्जी है। बात समझ में आई कि लैटिस एनर्जी चाहे आप ये डेफिनेशन बोल दो चाहे आप ये डेफिनेशन बोल दो, दोनों ही करेक्ट है। बात कर लेते हैं फैक्टर की, जो हमारे काम की चीज है, जो ही नेट में जिसपे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो आपके बोर्ड में ही आएगा, आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला फैक्टर कि अगर लैटिस एनर्जी, मैं लैटिस एनर्जी को LE से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें सब कुछ शॉर्ट में चाहिए। तो लैटिस एनर्जी सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी इस पे मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। सबसे पहला फैक्टर ये है कि कहीं आपके पास कैटायन है या फिर एनायन है जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्यों ऐसा है, तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन जो होगा वो उतना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर कि लैटिस एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज ऑफ आयंस। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर है। इन्हीं पे ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं, या तो आपको ये फैक्टर काम कर जाएगा या तो ये फैक्टर काम कर जाएगा। ठीक है, कि जितना ज्यादा चार्ज, जितना छोटा साइज होगा आयंस का, लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि साइज छोटा होगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर रीजन आप ये दे सकते हो कि जितना ज्यादा चार्ज होगा अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, मोर होगा, अट्रैक्शन मोर होगा, और अट्रैक्शन मोर होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। यहाँ पे रीजन क्या दे सकते हो कि अगर साइज छोटा होगा, मतलब अगर साइज कम होगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, और अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो फैक्टर, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो चलिए यहाँ पर कुछ हम लोग ऑर्डर बना लेते हैं, क्योंकि देखो आपके जो जेईई नीट में क्वेश्चन होंगे ज्यादातर इन्हीं से हो जाएंगे। तो मेन क्या डेफिनेशन आप बताने के लिए कर सकते हो, बाकी जो फैक्टर आपको मेन इन पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आप इन्हीं में से कर लोगे। अब चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आपको जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास NaCl है, ठीक है, MgCl2 है, और यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड है। आपको बोला जाए बताइए लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताइए, किसका, लैटिस एनर्जी का आपको ऑर्डर पूछ ले। तो सबसे पहले आप क्या, दोनों फैक्टर लो, सबसे पहले चार्ज देख लो। तो यहाँ पर क्लोराइड जो निगेटिव वाले हैं उस पर चार्ज तो -1 है, बट यहाँ पर देखिए सोडियम पे कितना +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चार्ज से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज लगाओगे तो आपको अच्छे से पता है जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी।
तो यहाँ से अगर हम ऑर्डर की बात करें तो AlCl3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद MgCl2, उसके बाद सबसे कम NaCl का। बात समझ आ रही है? तो 4 से ये क्वेश्चन हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए या NaF NaBr और एक NaCl ले लिया, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाए बताइए कि इसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो चलो चार्ज से चेक करते हैं। Na प्लस तो कॉमन है कैटायन, एनायन पे आपको सबको दिख रहा है -1 चार्ज, इससे तो होगा नहीं, मतलब ये वाला चार्ज वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। तो आप दूसरा वाला देखिए, साइज वाला देखिए, तो आपको साइज से पता चलेगा सोडियम तो कॉमन है कैटायन। एनायन देखिए जहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ ब्रोमाइड है, यहाँ पे क्लोराइड है। सबसे छोटा साइज किसका होगा? फ्लोरीन का, क्योंकि हाइड्रोजन में आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, आपको पता होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया, कितना तो पता ही होगा। तो यहाँ पर साइज किसका ज्यादा है? ब्रोमाइड का, ठीक है। ब्रोमाइड का साइज ये चीज ज्यादा है, तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और फ्लोराइड का आपको पता है कि साइज क्या छोटा है, ये कम होगा, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ से ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा NaF का, उसके बाद NaCl और उसके बाद क्या आ जाएगा? NaBr हो जाएगा। ये आपका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लैटिस एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी इन फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर 4 दिए हुए, इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है कि लैटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा इनका, ठीक है। तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि लैटिस एनर्जी का एक तो हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? चार्ज था पहला कॉन्सेप्ट, और दूसरा लैटिस एनर्जी हमने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस था। इन दोनों फैक्टर से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? NaCl, KCl एंड LiCl। तो सबसे पहले आप चार्ज वाला देखिए, तो चार्ज वाला Na प्लस है, ये तो फर्स्ट ग्रुप का है, सब पे +1 चार्ज है, सब पे -1 चार्ज है, मतलब इसमें फर्स्ट वाला फैक्टर तो नहीं लगने वाला। आप सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या है? साइज से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको पता है क्लोराइड सब में कॉमन है। यहाँ पर कैटायन देखिए, तो कैटायन Na प्लस है और K प्लस है, LiCl है। तो आपको अल्कली ग्रुप में पता ही होगा कि लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम आता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो फैक्टर लगा दीजिए, साइज जिसका क्या होगा? छोटा होगा, उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा LiCl, उसके बाद NaCl और उसके बाद लैटिस एनर्जी किसकी? KCl की ज्यादा होगी। ये हो गया अपना आंसर फर्स्ट का। बात समझ में आ रही है? दूसरा देखिए सेकंड में क्या दिया? NaCl, MgCl2 और AlCl3। क्लोराइड जो एनायन है वो तो कॉमन है। यहाँ पर देखिए कैटायन, इस पे +1 चार्ज है Na प्लस, Mg पे क्या है? +2 चार्ज है, इस पे क्या है? +3 चार्ज है। यहाँ पे पहला वाला फैक्टर से काम हो जाएगा, तो जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोग ने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है। तो यहाँ से अगर लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना हो, सबसे ज्यादा AlCl3, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, देन NaCl। ये हो गया आंसर अपना, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है? NaF। अब मतलब यहाँ पे कैटायन जो है Na वो तो सब में कॉमन है। तो यहाँ पर आप एनायन देखिए, एनायन क्या है? सब पे -1 चार्ज है, तो ये चार्ज वाला फैक्टर तो काम नहीं करने वाला। तो आप साइज वाला फैक्टर देखिए, तो साइज जिसका जितना छोटा है, तो अब इसमें भी आपको पता ही है ना। लेकिन देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साइज वगैरह वेरिएशन क्या होता है। तो डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा साइज जिसका होगा एनायन में, तो उसके लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ से सबसे ज्यादा किसका होगा? Na, सोडियम फ्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड आता है NaCl, उसके बाद ब्रोमाइड आता है NaBr, और सबसे कम जो लैटिस एनर्जी होगी किसका? सोडियम आयोडाइड। चलिए ये आंसर हो गया आपका थर्ड का करेक्ट ऑर्डर लैटिस एनर्जी का। अब आते हैं हम लोग फोर्थ का, ठीक है। अब जरा इसमें देखिए कि यहाँ पर क्या है? Na प्लस और Mg। तो यहाँ पर अगर हम ये साइज चार्ज वाले फैक्टर से देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है Na+1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम चार्ज वाले फैक्टर से देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है भाई साहब कि Mg क्या चार्ज ज्यादा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या? Na+ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डिजाइन बन गया Na+, चार्ज वाला फैक्टर तो ये बोलता है। बट अगर साइज वाला फैक्टर देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ पे क्या है? क्लोराइड है।
अगर इस फैक्टर से देखा जाए तो बोला जा रहा है क्या, मतलब MgCl2 का ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी NaF के कंपेयर में। बट अगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखें साइज वाले से, तो फ्लोराइड यहाँ पे क्लोरीन है, तो आपको अच्छे से पता है क्लोराइड का साइज बड़ा होता है, और फ्लोराइड यहाँ पर साइज वाला फैक्टर देख रहे हैं हम, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चार्ज वाला। तो अगर साइज वाले से फैक्टर से पता चल रहा है तो यहाँ पर मतलब इससे आंसर क्या निकल कर आएगा, NaF, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा किससे, किससे, MgCl2 से। बट अगर चार्ज वाले फैक्टर से दिख रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि MgCl2 का लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, सोडियम क्लोराइड से। तो हम किसको मानेंगे, इसको मानेंगे या फिर इसको मानेंगे। यहाँ पे दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं तो फिर लड़ाई होगी। अब लड़ाई होगी तो यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखिए, जब साइज और चार्ज दोनों फैक्टर आ जाए, दोनों ही फैक्टर वहां पे काम कर रहे हो, तो हमेशा चार्ज वाला जो फैक्टर होता है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। ठीक है, चार्ज जो फैक्टर है वो क्या होगा, डोमिनेंट फैक्टर होगा, हमेशा डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है। जब साइज एंड चार्ज दोनों में लड़ाई हो तो चार्ज वाला जो फैक्टर होता है डोमिनेंट फैक्टर होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम साइज का देखेंगे तो मान लीजिए फ्लोरीन का साइज मान लीजिए 80 पिकोमीटर है, तो क्लोरीन का बहुत ज्यादा होगा, कितना होगा, 120 पिकोमीटर होगा। ठीक है, यही होगा ना ज्यादा डिफरेंस। बट चार्ज में देखिए यहाँ पर Na+ है और यहाँ पे Mg+, मतलब जस्ट क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो चार्ज वाला फैक्टर हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है और साइज पे। तो MgCl2 का ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी देन NaF से। बात समझ में आई। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी पे, नीट में AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये AIPMT 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया क्वेश्चन, इन केस ऑफ अल्कली मेटल कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन ऑर्डर। तो अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप में आपको डिविजन अल्कली मेटल को यहाँ से क्वेश्चन में क्या कर दिया है, कैपिटल M से डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर बोला कोवेलेंट आयनिक, यहाँ पर नहीं पूछ रहा, कोवेलेंट नेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। तो अगर आपको ये पता चल जाए किसमें आयनिक नेचर ज्यादा होगा, आयनिक मतलब किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसका कोवेलेंट नेचर क्या होगा, उतना कम होगा। क्योंकि आपको फजन्स रूल आप आगे पढ़ोगे कि वो किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर के बारे में ही बताता है कि जिस कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा तो उसमें आयनिक नेचर कम होगा, और जिसमें आयनिक नेचर ज्यादा होगा तो उसमें कोवेलेंट नेचर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कोवेलेंट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर आपको ये पता चल जाए किसकी आयनिक नेचर ज्यादा है तो क्वेश्चन यहाँ पे कर लोगे, क्योंकि आयनिक नेचर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट नेचर कम होगा। तो सारा खेल जो है वो लैटिस एनर्जी का ही है। तो आप लैटिस एनर्जी पहले देख लो कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए M तो मान लीजिए सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइज वाला फैक्टर देखें तो आपको ये हेलोजन एलिमेंट में साइज का ऑर्डर अब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो साइज का ऑर्डर तो ये हो गया। आपको पता है कि डाउन ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब सबसे छोटा साइज जिसका होगा, सबसे छोटा साइज जिसका होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किस, अगर लैटिस एनर्जी का हम एक ऑर्डर बना दे इस कंपाउंड में, सबसे ज्यादा क्या होगा, MF का होगा, उसके बाद क्या होगा, MCl का होगा, उसके बाद क्या होगा, MBr का होगा, उसके बाद सबसे कम किसका होगा, Mi का। ये हुआ लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, मतलब इसमें आयनिक जो नेचर होगा, आयनिक जो नेचर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट नेचर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोवेलेंट नेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसमें कोवेलेंट नेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। बात समझ में आ रही है। आयनिक नेचर जब ज्यादा है तो कोवेलेंट नेचर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखना है MF में कोवेलेंट नेचर सबसे कम किस ऑप्शन में दिया है आपका, C देखिए ध्यान से। इसमें Mi का कोवेलेंट नेचर सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर किसमें है, उससे कम किससे, उससे किससे, और सबसे कम किसमें है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, Mi। इसमें कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा होगा, आयनिक नेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। क्वेश्चन में आपको कोवेलेंट नेचर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जेईई नीट वगैरह में। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको दूसरे तरीके से पूछ लिया है। बात समझ में आई कि लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब क्या, आयनिक नेचर ज्यादा होगा, आयनिक नेचर ज्यादा है, कोवेलेंट नेचर कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा।
तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट है, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो लैटिस एनर्जी का सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो आयनिक कंपाउंड स्टेबिलिटी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप शॉर्ट में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि चलिए मान लीजिए NaCl है और MgCl2 है, आपको बोले बताइए इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। आपको पता है कि दोनों आयनिक कंपाउंड है और आपको स्टेबिलिटी पूछ ले तो आपको लैटिस एनर्जी निकालना पड़ेगा ना। तो लैटिस एनर्जी का अगर ऑर्डर पूछा जाए कि लैटिस एनर्जी का भाई ऑर्डर बताओ, तो आपको पता है चार्ज फैक्टर दोनों, ये +2 चार्ज है और ये +1 चार्ज है, अभी भी हमने निकाला। यहाँ पे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, MgCl2 ग्रेटर देन NaCl। तो इसका मतलब ये है कि MgCl2 जो है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू NaCl, ठीक है, इसका मतलब यही है। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने पता ही है कि लैटिस एनर्जी क्या चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज से होता है। तो उसको भी एक बार पॉइंट में लिख दे रहा हूँ कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस और कैटायन, ठीक है। ये सेकेंड फैक्टर है, सेकेंड आप बोल सकते हो पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो आयनिक कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी पे भी इफेक्ट डालती है। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट थे लैटिस एनर्जी के, ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये चीज लिख दिए। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग और पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड है कि लैटिस एनर्जी किसी भी कंपाउंड का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी किसी भी कोई भी रिएक्शन है या कोई कंपाउंड है तो उसका लैटिस एनर्जी क्या हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं, हम लोग लैटिस एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हम बॉर्न-हाइबर साइकिल से यूज करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस पॉइंट को नोट में कर लिख लेते हैं हम लोग कि लैटिस एनर्जी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली by बॉर्न-हाइबर साइकिल मेथड से हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बॉर्न-हाइबर साइकिल क्या होता है वो चीज समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग ने क्या लिया Na, ठीक है, Na सॉलिड। अब NaCl कैसे बनता है कि Na सॉलिड और ये Cl2 इसको बैलेंस कर दिया यहाँ से और यहाँ से क्या बना दिया, NaCl क्रिस्टल बना दिया जो कि सॉलिड स्टेट में। तो ये जो होता है ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है रिएक्शन का, नॉट लैटिस एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि जब कोई जैसे मेटल है, सोडियम मेटल है, वो अपने फिजिकल एलिमेंट्री स्टेट में क्या सॉलिड स्टेट में है। क्लोरीन आपको पता ही है कि क्या होता है, नेचर में गैसियस फेज में मिलता है तो वो फेज में है। तो अपने एलिमेंट्री स्टेट से जब कंबाइन होकर वहां से कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड, तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अगर हमें लैटिस एनर्जी में कन्वर्ट करना है सबसे पहले क्या करना होगा, ये अपना क्या है बॉर्न-हाइबर साइकिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Na क्या है सॉलिड फेज में, सबसे पहले हमें यह करना होगा इसको गैसियस, क्योंकि हमें क्या आयनिक फेज में करना है, हमें Na+ और Cl- में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है Na सॉलिड फेज में है तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब सॉलिड से कोई चीज गैस में आ रहा है तो आपको अच्छे से पता होगा यहाँ पर कौन सा सब्लिमेशन एंथैल्पी लगाना पड़ेगा, सब्लिमेशन, ठीक है, जिसको रिवीजन करेंगे क्या ΔHSUBC। अब ये कन्वर्ट होगा तो फिर हमें क्या करना होगा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर कौन सी एंथैल्पी लगाना पड़ेगा,
आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम को उसके कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ से अब फाइनली कन्वर्ट हुआ ये Na+ गैसियस फेज में। सिमिलरली देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, क्लोरीन Cl क्लोराइड आयन चाहिए। सबसे पहले ये Cl2 तो हमें यहाँ पे इसको बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तो यहाँ पे Cl पहले इसको ब्रेक करना होगा, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, Cl2 है और हाफ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ, क्योंकि हमें एक ही क्लोरीन एटम चाहिए, तो यहाँ से क्या आएगा, क्लोरीन गैसियस फेज में। फिर यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि कोई न्यूट्रल गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ गैसियस एटम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl- ये गैसियस फेज में। अब यहाँ से क्या होंगे, ये कैटायन और एनायन दोनों कंबाइन होंगे, तो यहाँ से क्या बना देंगे, यहाँ से NaCl सॉलिड, और इसी को बोलते हैं क्या, लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी बोल सकते हो। अब आपको पता है कि सब्लिमेशन ये तो पॉजिटिव है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस में पॉजिटिव है, यहाँ पर ये तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव होता है, और लैटिस एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एनायन कंबाइन होकर ये चीज, मतलब यहाँ पर भी ये क्या होगा, नेगेटिव फेज में होगा। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली अपने एलिमेंट्री स्टेट से कंबाइन होकर यहाँ से NaCl सॉलिड बना दिया, तो ये तो हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और ये सारे जो हमने प्रोडक्ट करके ये चीज बनाया हुआ है, यहाँ पर NaCl सॉलिड में गए, तो इन सभी का ये डेल्टा F क्या होता है, इन सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर एक आएगा हेस लॉ, जो कि आप लोग ने अभी शायद पढ़ा नहीं होगा। हेस लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक में आप लोग पढ़ोगे, क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन चाहे वो एक स्टेप में वही प्रोडक्ट बना रहा हो और चाहे वही प्रोडक्ट आपका 3-4 स्टेप में बना रहा हो, तो जो एक स्टेप में जितनी भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, 3-4 स्टेप करने के बाद भी सेम सम करोगे तो वही चीज आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हेस लॉ क्या बोलता है, जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन में रिएक्ट करा, यहाँ से CO2 बन गया और इसकी कुछ एंथैल्पी कुछ वैल्यू आ गई, मान लीजिए सपोज x आ गया। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ वैल्यू आ गया, मान लीजिए x आ गया। अब मान लीजिए CO2 का ये तो एक स्टेप में बन गया, स्टेप 1 में बन गया। अब मान लीजिए दूसरा कोई मेथड हो, स्टेप 1 में क्या कर रहा है, मान लीजिए वो पहले कार्बन को हाफ O2 से रिएक्ट करा, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। फिर स्टेप 2 में क्या करा, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 फिर से रिएक्ट करा, यहाँ से क्या बना दिया, अब CO2 दूसरे स्टेप में बना रहा है। कहने का मतलब है इसकी जो भी वैल्यू, मान लीजिए आपका Y वैल्यू आया, यहाँ से मान लीजिए Z वैल्यू आया, तो इन दोनों का जो सम करोगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके एक स्टेप के बराबर होगी। यही होता है हेस लॉ, जो कि थर्मोडायनेमिक में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये जितने भी आप लोग ने ये स्टेप करके ये चीज बनाया और ये सिंगल स्टेप में आ रहा है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी इन सभी के सम के बराबर होगी। मतलब फॉर्मूला एक ये बना कि डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जो कि माइनस हम लोग ले लेंगे कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला बना। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें घुमाने के लिए क्या बोल देता है, सबकी वैल्यू दी, क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं रखना है, आपको सबकी वैल्यू दिया रहेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, आपको छठा वाला पूछ लेगा। अब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है पूछ ले, बाकी सब दिया हो, या फिर आपको बाकी सब दिया हो, आपको लैटिस एनर्जी पूछ दे। ये हम एक्सपेरिमेंटली इससे कैलकुलेट करते हैं और इसी मेथड को बोला जाता है बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड के लिए हम इस फॉर्मूले से यूज करके क्या लैटिस एनर्जी निकालते हैं।
ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू ये जितनी भी प्रोसेस है उसके सम के बराबर होता है। तो 6 में से 5 दिया जाएगा, आपको छठा निकालना होगा। ठीक है, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका लैटिस एनर्जी था, जिसपे जेईई नीट में क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर से, वेरिएशन से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।